नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, साइंस का स्टैटिक पार्ट यानी कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना, जहां आपके स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कुछ चीज़ों का इन्वेंशन हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ ऐसी थ्योरी दी गई होगी, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ ऐसे डिजीज होंगे जो आपको मतलब टिप पे याद होने चाहिए। मतलब कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपको, जहाँ चीज़ें आपको समझनी नहीं होती है, जहाँ चीज़ों को आप रिटेन जितना यानी कि रिवाइज करेंगे वो आपको याद रहेगी और मोस्टली आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू करिएगा। पहला सेशन है और ये यूट्यूब पे चलेगा आपका। और अभी इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट कितने आएंगे ये अभी मैं आपको खुद नहीं बता सकता हूँ। जिस मतलब कि जितना मुझे लगेगा कि हाँ ये सफिशिएंट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, जो फैक्ट आपको याद होने चाहिए, उसके बाद मैं आपको खुद कह दूंगा कि ये आज आपका अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपका सीरीज़ है, या फिर कह सकते हैं ये जो साइंस का स्टैटिक पोर्शन का जो वीडियो सेशन आपको मिलेगा, ये केवल आपको जेएसएससी के लिए ही है, केवल रेलवे के लिए। या मतलब आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप रेलवे का पेपर दो, चाहे बिहार का पेपर दो, आप अपने स्टेट झारखंड एसएससी का पेपर दो, हर जगह यहाँ से आपके सवाल बनते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ होगी, ठीक है, कुछ देर के बाद आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। तो आप इससे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। फोकस स्टडी विद अभी एप्लीकेशन है, जहाँ पे कॉम्बो बैच हमारा चल रहा है जेएसएससी के लिए भी और रेलवे के लिए भी। जेएसएससी में जो कॉम्बो में आपको मिल रही है, आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, और इसमें आपको मैथ्स का टेस्ट सीरीज भी विथ वीडियो सॉल्यूशन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे में आपको कंप्लीट सीबीटी 1 एएलपी के लिए, या फिर ग्रुप डी में आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप सभी को पता है कि कंटेंट कैसा है, नहीं है, आप एक बार यूट्यूब पर भी आप फॉलो करके चीज़ों को देख सकते हैं। और बहुत जल्द आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जेएसएससी सचिवालय के लिए, ठीक है ना। और देखिए, वीडियो सेशन जो यूट्यूब पे नहीं आने के कारण रीज़न भी है कि इस फुल लेंथ टेस्ट पे काफ़ी समय देना पड़ रहा। और ये 20 टेस्ट सीरीज़ का आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो मिलेगा, काफ़ी मतलब कि देखिए, खैर इसके बारे में हम बात करेंगे, एक सेपरेट मैं वीडियो भी बनाऊंगा, क्यों आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या खासियत होगी, किस तरह से चीज़ों से ये सब चीज़ से अलग होगी। ठीक है, खैर चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल लेते हैं आज का। टोटल आज हमने 18 सवाल लिए आपके, ठीक है ना, जिसमें से आपके 2 सवाल होमवर्क भी मैं डालूंगा आपको। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए गणना की थी। मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड सम कैलकुलेशन फॉर द 5th स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, हमने आपको मैटर चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें आपको कहा था कि पदार्थ की कितनी स्टेट होती है, अवस्थाएं होती है, तो 5 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और आपका एक था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, जो 5वीं अवस्था थी, आपको पूछा गया है उस 5वीं अवस्था के बारे ही, यानी कि 5th स्टेट के बारे में ही। तो पता होना चाहिए, जो सत्येंद्र नाथ बोस जी जो थे, ठीक है ना, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका रोल रहा, काफ़ी योगदान रहा है। और सत्येंद्र नाथ एक जो है उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना, फिजिक्स के सेक्टर में रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन भी किया है। और उन्होंने ही, ठीक है ना, उन्होंने ही आपका जो 5th स्टेट की, ठीक है ना, जिनके ऊपर उन्होंने काफ़ी स्टडीज़ की, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि कैलकुलेशन जो भी चीज़ें की 5th स्टेट के बारे, यानी कि जिन उनके नाम पर ही, ठीक है ना, इन्होंने ही, सत्येंद्र नाथ बोस ने ही बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है ना, जो 5वीं, जिसमें देखिए आइंस्टीन का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था, इसलिए दोनों का नाम आपको मिलेगा, सत्येंद्र नाथ बोस भी मिलेंगे और आपको आइंस्टीन भी। तो यहाँ आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन जो आपको पूछा गया था कि जो ऑप्शन में आपको था सत्येंद्र नाथ बोस था, ठीक है ना। तो किस वैज्ञानिक का आपका कंट्रीब्यूशन है 5वीं अवस्था में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में, तो आपको एक सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन का नाम याद रखना होगा, ठीक है ना। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस सेक्टर से है, तो फिजिक्स के सेक्टर से है। क्वांटम फिजिक्स में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिएगा, जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो इन्होंने 5वीं स्टेट के बारे जो भी इन्होंने स्टडीज़ की थी, तो उनके दौरान ही इन्होंने जो उस सिद्धांत में इन्होंने एक सब अटोमिक, ठीक है ना, पार्टिकल्स का नाम दिया था, जिसे कहा था इन्होंने बोसॉन, ठीक है ना, बोसॉन। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, सब अटोमिक पार्टिकल्स का नाम, क्योंकि हो सकता है उस सब अटोमिक पार्टिकल्स का नाम, क्योंकि देखिए एग्जाम का लेवल अब इंक्रीज होते जा रहा है, तो हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है सब अटोमिक जो पार्टिकल्स का नाम इन्होंने दिया था, उनका नाम जो इन्होंने दिया था, क्या नाम दिया था, बोसॉन नाम दिया था, बोसॉन, ठीक है ना, बोसॉन।
हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, सब अटॉमिक पार्टिकल्स को, तो हम इसे कहेंगे उप पारमाणविक, ठीक है, उप परमाणविक कण, ठीक है ना। तो ये आप इसे नोट डाउन करेंगे, उप परमाणविक कण। तो उसका नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या नाम था, बोसॉन, ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है लेज़र का, तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन इमिशन रेडिएशन, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भाई, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका फुल फॉर्म आप याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या याद करना है, मैंने फुल फॉर्म क्या बताया, लाइट, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय, इस एस फॉर हो गया स्टिमुलेटेड, ई फॉर हो गया इमिशन, ऑफ, आर फॉर हो गया रेडिएशन, ठीक है ना। तो लिख लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। ये नेक्स्ट आपको इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि इनकी जो खोज की थी किसने की थी, तो आपको याद रखना है टी.एच. मेमन ने किया था, और ये ईयर भी आप याद रखिएगा 1960 में, ठीक है ना। कहाँ से इनका संबंध है, अमेरिका से, ये अमेरिकी साइंटिस्ट से ये, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो लेज़र का फुल फॉर्म हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। टी.एच. मेमन जो हो गए इनके खोजकर्ता हो गए 1960 में, और कहाँ से संबंधित है, तो अमेरिका से संबंधित है। नेक्स्ट, हु फॉर्मुलेटेड द इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देखिए एनर्जी इक्वल्स टू जो मास इंटू सी क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो इसकी जो ये जो फॉर्मूला, इसकी खोज किसने की थी, तो आप सभी को पता भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन, इंग्लिश हिंदी में वही होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, ये जो इन्होंने फार्मूलाज दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो जैसे कहा जा रहा था कि जैसे लाइट की स्पीड क्या हो है, निर्वात में यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट, तो ये कहा गया था कि जैसे कि संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि बताया गया था क्या कि आपकी जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और उसको क्या बताया गया था, फोटोन कहा गया था। तो फोटोन की कुछ मास होगी, और उसकी जो वेलोसिटी है लाइट की कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम अगर हम निकालेंगे मास इंटू वेलोसिटी करके, तो उस वेलोसिटी यानी कि 3 × 10⁸, मतलब समझ रहे कितनी हाई स्पीड से अगर लाइट आ रही है हमारी बॉडी में, तो हमें क्या होना चाहिए, चोट, बहुत खतरनाक टाइप का चोट लगना चाहिए। लेकिन क्या बोला गया है कि जो फोटोन, जिससे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो आपकी लाइट प्रकाश जो बनी हुई है, उसकी मास क्या होगी, जीरो, तो मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है। तो अब बात आई कि सर लाइट के पास जो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो एनर्जी इक्वल्स टू हमने बोला ½ mv²। तो अगर ½ mv² अगर बात कर रहे हैं, तो एनर्जी ½ mv² मतलब मास क्या हो गया, फोटोन का जीरो, तो यानी कि एनर्जी क्या है आपके पास, लाइट के पास जीरो है। तो फिर कहा आइंस्टीन ने कि देखिए जो लाइट के पास जो एनर्जी होती है, उसे कैसे निकालते हैं, E = mc² से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका जो सूत्र दिया गया था E = mc², ठीक है ना, जो आइंस्टीन ने आपको फॉर्मूलाज दिया था, ये जो इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है और जो एनर्जी है, ये एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। यानी कि जो मास है आपका M फॉर मास और E फॉर एनर्जी यानी कि ऊर्जा, मास यानी कि द्रव्यमान और E फॉर एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आपका प्रूव किया था आइंस्टीन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि किसने फार्मूला दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, और मोस्टली स्टूडेंट इसके सवाल के जवाब नहीं दे पाए थे, अभी लेटेस्ट पूछा गया है आपके एग्जाम में। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है, ठीक है ना, विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। देखिए विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड का मतलब यानी कि तरल का मतलब क्या होता है। तो फ्लूइड का मतलब आपको मैंने बताया था कि जिसके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है, तो फ्लो करने की टेंडेंसी, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर पूछा जाए तो सॉलिड क्या फ्लो कर पाती है। सॉलिड के बारे में मैंने क्या बताया था कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उनकी पार्टिकल की पोजीशन क्या होती थी, फिक्स होती थी। तो लिक्विड और गैस के पास क्या होती थी, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। यानी कि तरल यानी कि फ्लूइड कहने का मतलब ये है, क्या है कि किसके पास क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है, ठीक है, ये क्लियर है गया। दूसरी चीज,
ये जो आपको भौतिक विज्ञान की वो कौन सा ब्रांच है आपसे पूछा जा रहा है कि विरामावस्था में तरल के गुण को, यानी कि जो स्टैटिक पार्ट में जब होगी फ्लूइड, ठीक है ना, स्टैटिक पार्ट में जो फ्लूइड होगी उस फ्लूइड की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी शाखा है, तो आप उसे कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये, ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक्स इसको कहेंगे हम लोग, हिंदी में हम इसे कहेंगे द्रव स्थैतिकी, ठीक है ना, द्रव स्थैतिकी, द्रव स्थैतिकी, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है, मतलब आपका साइंटिस्ट का नाम दिया गया था कि किसने दिया था, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये आपको यहाँ पर लिख ही दिया आंसर, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है ना। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है ना, जिसने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना, और इसके माध्यम से ही, यानी कि इसके माध्यम मतलब क्या, जो आपका फॉर्मूला अभी हमने बताया E = mc², इसके माध्यम इन्होंने ये बताया कि मास जो होता है एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, या फिर आपकी एनर्जी मास के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे से ये क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है ना। इस फार्मूला के माध्यम से ये कहा, मैंने शायद अभी उल्टा बोल दिया, मैंने ये कहा कि जो आपका एनर्जी और मास है, ऊर्जा और जो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि आपको मैच यहाँ पे करना है, मतलब कि इसकी डिस्कवरी से पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो देखिए इसको मैं कहूँ उससे अच्छा मैं आपको बोलते चलता हूँ कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है ना। अगर बात की जाए पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता यानी कि आविष्कारक कौन थे, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ठीक है ना, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको दिखा गया है नॉट करेक्टली मैच, तो ये बिल्कुल सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी, तो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की जाए तो थॉमस एल्वा एडिशन थे, ठीक है ना, थॉमस एल्वा एडिशन थे, ये भी सही है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की अगर बात कर ली जाए, यानी कि चेचक का टीका जिसे कहेंगे, एडवर्ड जेनर थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट आपका बोला गया है टेलीफोन, देखिए टेलीफोन की खोज किसने की थी, ग्राहम बेल ने की थी, तो ये गलत है, इसकी जो सही उत्तर हो जाएगी टेलीफोन की कौन हो जाएगी, ग्राहम बेल, ठीक है ना, ग्राहम बेल, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी वही कहेंगे, ग्राहम बेल, ठीक है ना। टेलीफोन के अलावा अगर डायनेमो के बारे पूछ लिया जाए आपसे, डायनेमो, ठीक है ना, डायनेमो की खोज किसने की थी, तो डायनेमो की खोज अगर पूछ ली जाएगी तो माइकल फैराडे, ठीक है ना, तो फैराडे याद रखिएगा केवल इस तरह से ट्रिक, माइकल फैराडे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस भी है ये, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स बेबेज ने की थी, ठीक है ना, किसने किया था, तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है इस सीरीज़ के दौरान मैं पूरा करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना इस बार। तो इसका अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया तो नॉट करेक्टली कौन गलत है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा, टेलीफोन का खोज किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 7वां क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है आपका, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म, देखिए एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछता है एटीएम का फुल फॉर्म भी, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये याद रखिएगा। नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश, ठीक है ना, किस स्कॉटिश आविष्कारक को दिया जाता, विच इंडियन बॉर्न स्कॉटिश, विच इंडियन बॉर्न स्कॉटिश, ठीक है ना, इन्वेंटर पाइंड बाय द पायोनियर द डेवलपमेंट ऑफ द कैश मशीन ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि एटीएम की खोज किसने की थी, ठीक है ना, किसको जाता है ये श्रेय, तो आपको याद रखना है जॉन सेफर्ड बैरन, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ नाम, या याद रखना होगा आपको ये जॉन सेफर्ड, अब ये सब आपको याद करने ही होंगे, यहाँ पे कुछ आप कर नहीं सकते हैं, तो जॉन सेफर्ड बैरन, ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नामक जो कैश मशीन है, ठीक है ना, इसके विकास का श्रेय भारत में जन्मे एक स्कॉटिश है, जो भारत में जन्म लिए लेकिन स्कॉटलैंड में रहे, और इसके आविष्कारक जो उनके नाम हो गया वो जॉन सेफर्ड बैरन, ठीक है ना, जॉन सेफर्ड बैरन, 1 मिनट कट रहा होगा, जॉन सेफर्ड बैरन। अगला, हेनरी बैकुरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी फेमस भी है, आपको पता होना चाहिए, पहले इसका आंसर दे देते हैं। इन्होंने जो खोज की थी, हेनरी बैकुरेल निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, तो आपको पता होना चाहिए रेडियोधर्मी की, ठीक है ना, रेडियोधर्मिता की, जिसे हम कहेंगे रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव। अगर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ये भी याद रखना है कि 1903 में, ठीक है ना, 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल अवार्ड भी मिला है,
ठीक है, नोबेल अवार्ड भी मिला है फिजिक्स के सेक्टर में। और इनके साथ साथ दो, एक तो मैडम क्यूरी और एक पियरी क्यूरी के साथ इन तीनों को मिला था 1903 में ही नोबेल अवार्ड। तो हेनरी बैकुलर ने किसकी खोज की? तो रेडियो एक्टिव की खोज की थी। ठीक है, एक फ्रांसीसी ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे ये, और इसी रेडियोधर्मिता की खोज की थी इन्होंने। और मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी के साथ मिलकर इनको इसी क्षेत्र में, इसी रेडियोधर्मिता के छो इन्होंने डिस्कवर किया था। इसी क्षेत्र में इन तीनों को 1903 में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कब मिला? 1903 में मिला है। 1903 में पूछेगा कि हेनरी बैकुलर के साथ और किसे मिला, तो एक तो मैडम क्यूरी और एक हो जाएगा आपका पियरे क्यूरी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ केमिस्ट्री के स्टैटिक पार्ट पे। पूछा गया है कि द भोपाल ट्रेजेडी वाज द रिजल्ट ऑफ विच गैस लीकेज, यानी कि भोपाल त्रासदी गैस भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव का परिणाम था। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए जो घटना हुई कहाँ पे? भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट में। ठीक है ना, शहर और ये डेट कब था ये याद रखना है, 3 दिसंबर आपको 1984। ये सब सारा सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है ना, ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी और इसमें क्या हुआ था कि एक जो आपकी कंपनी थी, वो जो कंपनी का नाम आपको याद रखना है यूनियन, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, 15,000 से ऊपर। और जो गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। तो याद क्या क्या रखिएगा कि भोपाल ट्रेजेडी गैस कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित गैसों में से, यानी कि ऑप्शन तो नहीं लिया हूँ मैंने, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नर्म और सुगंधित बन जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस काउजेज अ ब्रेड और केक टू फ्लोरिश एंड बिकम सॉफ्ट एंड फ्रेग्रेंट? देखिए, हमने आपको बताया भी है अपने क्लासेस में, अभी अपने जो अगर मतलब एप्लीकेशन में ये क्लासेस लिया था। देखिए होता क्या है कि जो आपके बेकिंग सोडा होते हैं, ठीक है ना, आप जब आटा गूँथ रहे होते हैं, ठीक है, या मैदा हो गया या कुछ भी चीज़ें हैं, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए जो भी आटा गूँथ रहे होते हैं उसमें आप क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 को। तो इस दौरान क्या होता है? मिक्सिंग के बाद जो रासायनिक क्रियाएं होती है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस दौरान बुलबुले के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल गैस है? CO2 गैस, जिसके कारण वो फ्लपी बना देता है, मतलब स्पॉन्जी लाइक बना देता है। आप इस प्रकार प्रेस करेंगे तो वो स्पॉन्ज की लाइक प्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, इनमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी चीज़ें इससे आपको जानकारी भी मिलेगी ये इस सवाल से। देखो, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैसों की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? विच ऑफ दिस सब्सटेंस ग्लोज विथ अ पर्टिकुलर कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब? देखिए, इसमें आपको क्या समझना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना, उसमें पहले तो आप ये बताइए कि 5 स्टेट है मैटर्स की, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है ना, जो प्लाज्मा जो स्टेट होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में होते हैं? आयंस के फॉर्म में होते हैं, हाईली एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होते हैं, और काफ़ी तेज़ी से उसमें के पास क्या होगी? मूवमेंट होगी। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी है तो, ठीक है, आयन के फॉर्म में होते हैं। अब एक चीज़ ये याद रखिएगा, तो एक तो आपका आ गया फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, और एक आपका आता है नियोन बल्ब। ठीक है ना, नियोन बल्ब। इन दोनों में आपका जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, हिंदी में भी प्लाज्मा ही इसे कहेंगे। ये चौथी स्टेट होती है, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ आपको, मैंने कई बार आपको बताया भी है क्लासेस में। और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, आयंस के फॉर्म में होते हैं। हाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है। ठीक है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी इसके पास होती है। नेक्स्ट मैं ये बताया कि जो नियोन बल्ब होती है आपकी, ठीक है ना, जो नियोन बल्ब है आपके, ठीक है, नियोन बल्ब है, उसमें भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके प्लाज्मा ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, अगर मैं नियोन बल्ब की बात करूं तो इसके अंदर कौन सी गैस फिलअप होती है? मैंने कहा कौन सी गैस, ये स्टेट मैंने बताया कि जो मैटर किस स्टेट में होगा, तो प्लाज्मा चौथी स्टेट होती है। तो प्लाज्मा में आपका जो आयंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं और जो नियोन बल्ब होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? आपको मैंने अभी बताया क्या होता है वो, क्या होता है? नियोन बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में आपका प्लाज्मा होता है। नियोन बल्ब में कौन सा गैस होता है ये आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे नियोन बल्ब है तो नियोन गैस होगा।
और आप जो प्लाज्मा होते हैं, ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है, ठीक है ना, इस फ्लोरोसेंट ट्यूब में कई सारे गैस होते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है मेटल्स, नॉन मेटल्स में। इसकी मैंने एक वीडियो भी डाली यूट्यूब पे, शायद यही कल ही डाला था, जिसमें आपका मरकरी प्रेजेंट होता है। देखिए ये सब सवाल आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, मैंने बता दिया कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस, मरकरी। नियॉन बल्ब में कौन सी गैस, तो नियॉन गैस प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसमें जो गैस क्या होता है ना, या जो गैस होती है नियॉन गैस या फिर मरकरी गैस, आयनीकृत होती है, यानी कि आयन के फॉर्म में जब ये टूटती है तो बल्ब हो या फिर ट्यूब के अंदर क्या होता है ना, ये प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना, प्लाज्मा के अंदर एक चमक मिलती है। तो ये गैस जब टूटती है आयन के फॉर्म में तब जाके प्लाज्मा चमकती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की, यानी उपस्थित गैस फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस उपस्थित है, मरकरी है। और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी मिली तो ये क्या होगा, आयन के फॉर्म में टूटेगा, आयन के फॉर्म में टूटने के कारण एक विशेष रंग के साथ चमकता है। तो कौन सा पदार्थ, इनमें से कौन सा पदार्थ, तो मैटर का स्टेट क्या है, चौथा स्टेट प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या हो गया, एक मैटर ही हो गया, पदार्थ ही हो गया ना भाई। तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में या फिर नियॉन बल्ब में। बहुत अच्छा सवाल है ये, आप इसे याद करके रखिएगा। चलिए अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। आपका ये है नोमोफोबिया क्या है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल अभी लेटेस्ट आपसे हो सकता है, पूछा जा सकता है। फोबिया का मतलब क्या हो गया, एक डर, ठीक है ना। और नोमो मतलब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन। जैसे कि अभी आप देख रहे काफ़ी लत है मोबाइल फ़ोन की, उसके बिना रहना मुश्किल है, तो आपको एक डर हो गई है कि आपके मोबाइल फ़ोन से आपकी दूरी बन जाएगी, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, नोमोफोबिया। तो किस चीज़ का, मोबाइल फ़ोन से दूर होने का डर। आप ऐसे लिख दे रहा हूँ केवल मैं, मोबाइल फ़ोन, आप इसे समझ जाइएगा, मोबाइल फ़ोन। आपको एक तरह का डर हो गया कि अब आप मोबाइल फ़ोन से आपको दूर रहना है, उससे दूरी मेंटेन करना है, उसके बगैर रहना है, ठीक है ना। तो उस डर को हम कह रहे हैं नोमोफोबिया। खारे पानी में जो पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, खारे पानी मतलब समझ ही रहेंगे आप, सॉल्टी। तो सॉल्ट वाटर में जो पौधे जन्म लेते हैं या फिर जो होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, हेलोफाइटा कहा जाता है, ठीक है ना, हेलोफाइटा कहा जाता है, हेलोफाइटा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। अगला सवाल आपका, जीव जंतु प्रायः सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा करता है, ठीक है ना। मतलब मैं ऑप्शन आपको बोलूँगा, इसमें ऑप्शन मैंने लिया नहीं है। तो ये आपको काफ़ी इजी सवाल है और आप लोग घरों में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, लोगों को आप बोलते भी हैं। एनिमल ऑफन ब्लेंड विद द सराउंडिंग फॉर प्रोटेक्शन विच ऑफ द फ्लोइंग डू दैट, मतलब कि वह कौन सा जंतु है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए आप उसको देखते हैं अपना रंग रूप चेंज कर लेता है। तो आपने देखा होगा गिरगिट को, है ना। गिरगिट जो होती है उसके जो एक क्रिस्टल होता है जिसको बोला जाता है फोटोनिक क्रिस्टल, तो उसमें आप देखते हैं कई सारे उसमें कलर आपको चेंज देखने को मिलती है। उसमें होता है क्या है ना, जो फोटोनिक क्रिस्टल उसमें क्या होता है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है ना, जो सूर्य की किरणें पड़ रही होती है उसमें लाइट जब पड़ रही होती है ना, आप दिन में नहीं देख पाए, रात में नहीं देख पाएंगे उनके कलर को चेंज होते हुए, लेकिन दिन में क्या होता है, जो लाइट पड़ती है सूर्य की किरणें वो रिफ्लेक्ट करती है। अब जो चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है उस कलर का बॉडी उसको दिखती है, मतलब कि उस कलर का हमें क्या होता है, उसकी बॉडी दिखती है। अब रेड कलर का लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना, सारे कलर को वो एब्जॉर्ब कर लिए और रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है तो हमें रेड दिखती है उसकी बॉडी। ये आपका जीव जंतु का नाम आप याद रखेंगे, गिरगिट। अगले सवाल पे चलते हैं अब हम लोग। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ इसका आंसर तो गिरगिट मैं लिख देता हूँ। अगला सवाल निम्नलिखित में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से सवाल है भाई ये। देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब कि यहाँ से सवाल आपके नहीं बनेंगे, बहुत चांसेस है सवाल बनने के और बहुत कुछ सीखने के भी चांसेस है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है, मतलब इंग्लिश में मैं नहीं लिया हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लांट में। तो देखिए नाइट्रोजन, सॉरी मैंने तो आंसर ही बोल दिया भाई, चलो मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं इसको अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए प्लांट में क्या होता है ना, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले सकती है, तो आपके एयर में एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन, ठीक है ना, कोई कमेंट करके बताएगा कि नाइट्रोजन कितने परसेंटेज में, ये मैंने कल ही बताया है अपने क्लास में भी और यूट्यूब पे भी। तो मुझे बताइएगा नाइट्रोजन का परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज और आर्गन की परसेंटेज, ठीक है। चलिए तो ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले पाएगी प्लांट, और नाइट्रोजन चाहिए क्यों, क्योंकि प्रोटीन को संश्लेषण करने के लिए, कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो क्या होता है ना, हमारे सॉइल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज, ठीक है ना, जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं उसके एक कंपाउंड के फॉर्म में और वाटर के फॉर्म में उस रूट से
प्लांट तक पहुंच जाता है और प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस हो जाता है। तो कौन सा तत्व बोलेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फायर फ्रॉम द सीड कॉल्ड? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा कि जो कपास जो होती है ना, जिसकी उत्पादन होती है वो कौन सी मिट्टी में, तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी में। तो मैं लिखते चल रहा हूँ इसको, काली मिट्टी हो गई, ठीक है, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो इसकी जो प्राप्ति होती है कपास की जो रेशें ना, वो किससे प्राप्त होती है, तो बीज से प्राप्त होती है। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया आपसे सवाल, बीज से, सीड से प्राप्त होती है। इसे क्या हम कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं, यानी कि वाइट गोल्ड भी कहते हैं इसे, ये भी याद रखिएगा, सफ़ेद सोना भी कहते हैं। और जो इनको कपास से जो बीज को अलग करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको एक्चुअली में कहा जाता है कंकतन। ठीक है ना, कंकतन द्वारा प्रोसेस की विधि हम अपनाते हैं और इस प्रक्रिया को ही हम नाम दे देते हैं ओटना। ठीक है ना, इसको ही हम क्या नाम देते हैं, ओटना नाम दे देते हैं, ओटना। ओटना को इंग्लिश में कहेंगे गिनिंग, GINNING, गिनिंग। ठीक है भाई, गिनिंग इसे कह देते हैं। तो चलिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट, छुई मुई का। अब देखिए, 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 18 क्वेश्चन ही आज मैंने लिया है। देखता हूँ आपका भी रिस्पांस क्या रहता है, कैसा आपको सेशन लग रहा है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड, मतलब मैं छोड़ता हूँ थोड़ा। ठीक है, छुई मुई का आप मुझे बताइए साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम। और एक हमें ये बताइए कि सेब से संबंधित रोग डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब जो सेब से, ठीक है ना, यानी सेब से होने वाले जो डिजीज़ है मेरे भाई, ठीक है, जैसे कि रेड लस्ट रोग हो जाता है, चाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, चाय से संबंधित है। उसी प्रकार मूंगफली से संबंधित एक रोग है आपका टिक्का रोग। ठीक है, तो सेब से संबंधित उस रोग का हमें नाम ना, यानी कि डिजीज का नाम, मैं नाम पूछ रहा हूं, मैं डिजीज का नाम पूछ रहा हूं, आप हमें डिजीज का नाम बताइएगा। इसका उत्तर हम आपका इंतजार करेंगे, जो इतने देर तक वीडियो पहले देखे होंगे तो। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम लोग अगले सेशन, इसका सेकंड पार्ट में, साइंस की स्टैटिक जीके से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और देखिए, आज 18 सवाल काफ़ी कुछ आपको दे करके गया। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।